नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना बेहद जरूरी है। तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास पेशकश कमोडिटी निवेश। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। विजय एल भंबानी हैं bsplindia.com से, और साथ ही अजय केडिया हैं, एमडी हैं अजय केडिया कमोडिटी के। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पेज के जरिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक हम लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात लेकिन आज गोल्ड की होगी, और गोल्ड से जुड़े हुए काफ़ी सवाल हमारे पास है। पहले जो दर्शक है महेश हैं हैदराबाद से, उनका सवाल है, सोना उन्होंने शॉर्ट कर रखा है 56,909 रुपये पर। अब जानना चाह रहे कि क्या करें, इनके शॉर्ट के भाव से 100 रुपये ऊपर है, क्या करना चाहिए? केडिया जी, क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी आई है, क्या अब सतर्क रहने की जरूरत है? और ये सही ट्रेड में बैठे हैं क्या? शॉर्ट पोजीशन में है 56,909 रुपये पर। नमस्कार शुभम जी। नमस्कार सर। हाँ, डेफिनेटली देखा जाए तो सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी का माहौल बना है और 2023 में भी आउटलुक काफी बुलिश है। बट जिस ढंग से मार्केट एकाएक इतना बड़ा शार्प जंप लिया है, तो हमें लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है जो आज शाम के सेशन में पॉसिबल है। तो प्रिकॉशनरी तौर पे 57,350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, क्योंकि 1940 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है मार्केट में। और डाउन साइड में मुझे लगता है कि इनको 56,800 से लेकर 56,650 तक के भी लेवल मिल जाएंगे, जिस ढंग से कल भी हमने गिरावट देखी। तो 57,350 के स्टॉप लॉस से मेंटेन रहिए। लॉन्ग टर्म व्यू तो तेजी का है, बट शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। वन है कानपुर से गोल्ड, इन्होंने सिमिलर सवाल है जैसा महेश जी का था। इन्होंने 56,560 रुपये पे शॉर्ट किया है। इनके भाव से मौजूदा भाव 500 रुपये ऊपर है। विजय जी, क्या सलाह देंगे इनको? क्या शॉर्ट पोजीशन में बने रहना सही है? ट्रेंड अभी पॉजिटिव दिख रहा है। नमस्कार और शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। मुझे लगता है ये दर्शक स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं अपने सौदे पर, वरना अगर इन्होंने जिस लेवल पर स्टॉप शॉर्ट किया है उसके बाद एक स्टॉप बनता था 56,860 के आसपास का, जो स्तर दाम जो है स्तर को पार कर चुका है। अब इतना गाढ़ा जो नुकसान हो रहा है, इन्हें नुकसान कम करने की चेष्टा करनी चाहिए। सोने और चांदी के दाम, सोने में खास करके काफी मजबूती लग रही है, और अगर गिरावट आती भी है तो शायद गिरावट के माहौल में हम 56,600 या 56,550 के नीचे का दाम छोटी अवधि में कम से कम ना देखें। जितना नुकसान कम हो सके उतनी गिरावट में स्क्वायर अप कर दीजिए। मुनाफा कमाने की संभावना काफी कम लग रही है। बिल्कुल वैसा ही सवाल जो पिछला सवाल, दोनों सवाल थे वैसा ही। परवीन गर्ग, सबको लग रहा है कि रिकॉर्ड भाव पे है, लगातार तेजी बन रही, तो शॉर्ट ही में मुनाफा होगा। परवीन गर्ग है हिसार से, इन्होंने 56,800 रुपये में शॉर्ट किया है। केडिया जी, इनके लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए, डेफिनेटली हमने जो रैली देखी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, बट एक करेक्टिव डिप मुझे लगता है, जैसे कल भी हमने 56,500 तक का लेवल दिखा है, तो आई वुड सजेस्ट कि प्रिकॉशनरी 57,350 का जो स्टॉप लॉस मैंने मेंशन किया है वो इनको मेंटेन रखना चाहिए। और एक ड्रॉप मुझे लगता है शाम के सेशन में सर्विस पीएमआई के आंकड़े हैं, डॉलर इंडेक्स में भी 101.50 के करीब कुछ बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनके जगह बाउंस आता है तो 56,800 से 56,550 का एक बेस वापस मिल सकता है। वहां पे इनको शॉर्ट से एक बार निकल जाना चाहिए या रिव्यू करना चाहिए फिर से। अगले दर्शक भी गोल्ड पर ही है, लेकिन इनका सवाल है कि गोल्ड का क्या टारगेट रहेगा? टाइम फ्रेम इन्होंने नहीं पूछा है कि ये ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। क्या लग रहा है, एक अगर पोजीशनल व्यू अगर आप देना चाहे विजय जी, तो क्या सलाह है? गोल्ड का क्या टारगेट आप देख रहे हैं? देखिए, अगर ये लंबे अवधि के निवेशक हैं और समय की पाबंदी इनके पास नहीं है, तो मुझे सोने का दाम जो है 2023 में काफी मजबूत लग रहा है, क्योंकि
महंगाई दर जो है वो जितना हम उम्मीद कर रहे हैं उससे ज्यादा लंबे अवधि के लिए बना रहेगा। तेजी महंगाई दर में बढ़त बनी रहेगी और जब जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर बढ़ा रहता है तब तक सोने के दाम में तेजी आती है। और एक छोटी सी अड़चन जिसे कहते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स में 2024 में इलेक्शंस हैं, उसकी वजह से सोने को शायद उसकी रफ्तार को घटाने की चेष्टा की जाए, क्योंकि अगर सोने के दाम बढ़ते हैं तो इक्विटी के दाम दबते हैं। वहां इलेक्शन से पहले इक्विटी को बढ़ाने की कोशिश होगी और सोने को दबाने की कोशिश होगी, लेकिन इस बार शायद गोल्ड में, सोने में इतनी ज्यादा गिरावट ना आए। अब जो है 55,500 के नीचे स्विंग ट्रेडर को भी लेवल देखने का मौका शायद जल्दी में ना मिले। यानी गिरावट के माहौल में यहां से 2.5 से 3% से ज्यादा की गिरावट की संभावना कम ही लग रही है। बाजार है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना कम है। अगर बढ़त की बात करें तो मुझे लगता है इस वर्ष में आपको 60,000 का दाम जो है वो पार करने के आसार काफी अच्छे लग रहे हैं। अगले दर्शक है रोहित जोशी हैं, सीकर राजस्थान से। चांदी इन्होंने 69,500 रुपए में खरीदा है। केडिया जी क्या करे, चांदी में अच्छी तेजी अब दिख रही है? बिल्कुल चांदी में तेजी ज्यादा है एज कम्पेयर टू गोल्ड। हमने रिसेंटली रेशियो में भी जो फॉल देखा था विच वाज रिप्रेजेंटिंग कि चांदी आउट परफॉर्म करेगा, बट 15 दिन से अगर हम बात करें तो प्राइजेस 70-71 के रेंज को ब्रीच नहीं कर पा रहा है। तो अनलेस एंड अंटिल 24-50 इंटरनेशनल में और 70,500 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है कि कल की तरह हम वापस 67,800 तक का एक पुल बैक देखें। तो मुझे लगता है चांदी में एक बार इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये मैं व्यू जो दे रहा हूँ वो 1-2 दिन के व्यू के हिसाब से दे रहा हूँ। अगर लंबा व्यू अगर है तो मैंने पहले भी बताया कि 90,000 तक के लेवल चांदी दिखा देगा 2023 में। तो ये इमीडिएट रेंज की बात कर रहा हूँ जहां पे मुझे लगता है 67,800 तक का लेवल चांदी फिर से दिखा देंगे। और रमा है हैदराबाद से। केडिया जी, इनका 2 महीने के लिए चांदी का आउटलुक है। ये तो 1-2 दिन के लिए आपने बेचने की सलाह दी है, लेकिन 2 महीने के लिए क्या आउटलुक है? जैसे आपने कहा कि लंबी अवधि में आप तेजी का नजरिया है आपका, तो 2 महीने के लिए क्या प्राइस देख रहे हैं आप? परफेक्चुअली 22-23 में मैं चांदी में काफी बुलिश हूँ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक टुवर्ड्स 65-66 का रेंज। हमें लगता है कि एक बार चांदी में वापस मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री के लिए 66,000 का इनको वेट करना चाहिए, वहां पे एंट्री कीजिए। अगर हम मार्च एंड से लेकर अप्रैल मिड तक की बात करें तो मुझे लगता है 73,500 से 74,000 तक के लेवल हम देखेंगे। अक्षय तृतीया तक मार्केट टाइट वापस होता हुआ दिखाई देगा, जो एटलीस्ट 73,500 से 74,000 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। अगले दर्शक है नरेंद्र कुमार जैन। ये आज जानना चाह रहे हैं कि चांदी में क्या करें। क्या सलाह देंगे आप विजय जी? देखिए, चांदी में अगर आज का ही आपका व्यू है तो 67,500 उसका जो स्तर है वहां पर सपोर्ट आने की संभावना अच्छी है। और अगर उस लेवल पे दाम अगर आता है और आप इंट्राडे के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, 150-200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको खरीदने के बाद बढ़त के दौरान अगर आपको 68,400 के आसपास का स्तर मिले, 68,400 या 68,500 का, वहां पर आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी, ट्रेडेड क्वांटिटी यानी अपना जो एक्सपोजर है वो सीमित रखिएगा, क्योंकि चांदी की जो उठक पटक है, वॉलेटिलिटी जिसे कहते हैं, स्टैटिस्टिकल बीटा गणित में कहते हैं, वो सोने के एवज में ज्यादा है। इसके लिए आपको ये रक्तचाप, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है ये सोना। अगले दर्शक है किशन है नासिक से। विजय जी, ये इनका सवाल है कि 3-4 महीने के लिए अगर चांदी खरीदना है तो केडिया जी तो कह रहे थे कि 65-66 हजार तक नीचे चांदी आ सकती है, वहां पर नई खरीदारी करे। आपकी तरफ से क्या सवाल है, क्या सलाह है? अगर 3-4 महीने का इनका नजरिया है तो किस लेवल पे खरीदना चाहिए चांदी को? मैं केडिया जी की राय से सहमति रखता हूँ। 65,000 के आसपास अगर आप खरीदारी करते हैं, अगर आप डील देना चाहते हैं तो 400-500 रुपए की डील देने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो चांदी एक दिन में बढ़ जाती है या घट जाती है। तो लगभग 65,000 के आसपास अगर आपको दाम दिखाई देता है, वहां पर आप अगर खरीदारी करते हैं तो चांदी में उसके बाद गिरने की जो क्षमता है या आपको रिस्क है, जो जोखिम है, वो काफी घट जाता है। और
काफी मायूसी के माहौल में भी देखें तो 62.5 से 63,000 के नीचे जाता हुआ चांदी का दाम लगता नहीं है। तो 3-4 महीनों का अगर आपके पास समय है तो ये सपोर्ट लेवल बनते हैं। और जब जब चांदी फिर से 69 से 70,000 के पार कर जाएगी और लगातार क्लोज करने लगेगी, बंद होना इसके ऊपर काफी मायने रखता है, क्योंकि तकनीकी परिभाषा में क्लोजिंग लेवल जो है वो इंट्राडे दामों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर बंद होने लगता है 70,000 के बाद, 70,000 के ऊपर चांदी का रेट, तो मुझे लगता है तीव्र गति से चांदी के दामों में बढ़त आएगी, क्योंकि ना सिर्फ नई खरीदारी होगी लेकिन मंदी वालों की मंदी भी कटेगी, जिसे बेयर स्क्वीज या शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं, और उसके कारणवश दामों में गति जो है, बढ़त की गति, वो दुगनी हो जाएगी। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ राजेश हैं हैदराबाद से। क्रूड और नेचुरल गैस पर इनको राय चाहिए, और अमित है दिल्ली से, इनको भी क्रूड और नेचुरल गैस में ही शाम के सत्र के लिए राय चाहिए। क्या सलाह है राजेश जी के लिए और अमित जी के लिए, केडिया जी, क्रूड और एनजी पर? देखिए, अगर हम क्रूड की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम बनी है, डिस्पाइट कि चाइना हॉलिडे पे चले गए, लेकिन जो आउटलुक रहा है चाइना की तरफ से वो काफी बुलिश है, जिसकी वजह से हमने 6500 का जो इंपॉर्टेंट हर्डल था वो ब्रेक करके अपसाइड आ चुके हैं। प्राइस कैप के चलते रशियन आउटपुट पे भी कंसर्न्स रहेगा, तो ओवरऑल मुझे लगता है क्रूड अभी पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। आज थोड़ा बहुत मार्केट स्लगिश जरूर है, क्योंकि चाइना नहीं तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है, बट 6600 का रेंज मुझे लगता है बेटर रहेगा एंट्री करने के लिए, जो 6750 इमीडिएट। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइसेस 6800 का लेवल ये हफ्ते में दिखा देगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि 250-55 का एक बेस क्रिएट कर चुका है मार्केट। नाउ एक हर्डल रहेगा वो 320 का रहेगा, तो मुझे लगता है रिकवरी मार्केट में कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। 320 के ऊपर क्लोजिंग एक काफी बड़ा बाइंग ट्रिगर रहेगा प्राइसेस के लिए, तो दोनों ही काउंटर पे मुझे लगता है कि बाइंग एक्टिव रहना चाहिए। अगले दर्शक है शरबत राम है बीकानेर से। क्रूड में आज क्या करें? विजय जी, क्रूड पर आप क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, क्रूड में फिलहाल तो एक बढ़त का माहौल बना हुआ है, लेकिन पिछले लगभग 10 दिनों से जिस तरह की बढ़त आई है और ऊपरी ओर ओवरहेड सप्लाई का जो माहौल जैसा बन रहा है, वैसे लगता है कि अगर आज एक हाई रिस्क जोखिम उठाने वाले कारोबारी के नजरिए से देखा जाए, तो अगर 6,775 के आसपास का दाम दिखाई दे बढ़त के दौरान, तो वहां पर छोटी मात्रा में शॉर्ट करने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस आपका काफी तंग रहेगा, काफी टाइट रहेगा, 6,826 का स्टॉप रहेगा, और टारगेट रखेंगे 6,586 के आसपास का। तो जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही हाई रिस्क अग्रेसिव ट्रेडर के लिए है, और इस ट्रेड में मात्रा आप छोटी रखें, कम लॉट में ट्रेड करें, और जो भी सलाह दे रहे बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड नहीं करें, ऐसा विजय जी की तरफ से सलाह है। इसके बंसल है ग्वालियर से। लेड इन्होंने 193 रुपए पे खरीदा है। केडिया जी, क्या इनके लेवल के ऊपर भाव आएगा, क्या लग रहा है? देखिए, पूरे बेस मेटल में मुझे लगता है कि ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन लेड में 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है, हमने 190 के ऊपर प्राइसेस को पिछले 1 साल के अंदर कभी भी सस्टेन होते हुए नहीं देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, चाइना मार्केट अब हॉलिडे मूड पे है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ड्यू है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि लेड में अगर इनका पोजीशन है लॉन्ग में, तो निकल जाना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस के अंदर 180 का लेवल एक बार टेस्ट करना चाहिए, तो बेटर है लॉन्ग पोजीशन बेस मेटल में ना रखें। की सलाह क्या होगी विजय जी? लेड की 193 पर अगर लॉन्ग पोजीशन है तो क्या करना चाहिए इनको? मैं केडिया जी के राय से सहमति रखता हूं। इन्होंने जिस स्तर पे खरीदारी की है, ये स्तर जो है, ये 2022 में भी ये लेवल हमने देखे नहीं थे। जब जब दाम मल्टी मंथ हाई या मल्टी क्वार्टर हाई के आसपास जाता है, वहां जिन लोगों ने तेजी की होती है, वो अपने ब्रेक इवन या भाव टू भाव जिसे कहते हैं, निकलने की चेष्टा करते हैं। उसकी वजह से दाम में दबाव आता है, जिसे ओवरहेड सप्लाई हम कहते हैं। तो जब जब लेड का दाम 190-92 के आसपास जाएगा, वहां पर ओवरहेड सप्लाई आएगी और
आपने जो रुझान देखा है पिछले 3-4 दिनों में 190-92 के पास से जो बिकवाली तीव्र गति से आई है, ये ओवरहेड सप्लाई की वजह से है। जब जब दाम ऊपर जाएंगे वहां बिकवाली का दबाव बनेगा। इन कारोबारी के लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप नुकसान कम करने की चेष्टा करके निकलने की कोशिश करें। इस सौदे से मुनाफा कमाने की संभावना जो है वो बहुत ही छोटी है। चलिए, लेकिन अब वक्त हो गया है बजट विश लिस्ट जानने का, और आज हमारे साथ हैं इस सेगमेंट में वी ट्रांस के चेयरमैन और एमडी महेंद्र शाह है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर महेंद्र जी। सर, सबसे पहले बजट से इस बार लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, क्या आप लोग चाह रहे हैं, वित्त मंत्री के सामने आप लोगों ने क्या डिमांड रखी है? नहीं, डिमांड वैसे इंडस्ट्री की ओर से तो मैं नहीं बोल रहा था, बट मैं मेरी बात कर सकता हूं कि दिस गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव आई मीन ऑन लॉजिस्टिक। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक उनको ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे केम आउट विद लॉजिस्टिक पॉलिसी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, गति शक्ति। ये सब स्टेप तो प्राइम मिनिस्टर बहुत राइट टाइम में ले रहे हैं। इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट एज कंपेयर टू द वर्ल्ड, हम 13-14% पे काम कर रहे हैं, जबकि डेवलप कंट्रीज में 7-8% जा रहा है। अपनी गाड़ियां, ट्रक की एवरेज स्पीड 25-30 किलोमीटर पर आवर चल रही है, जो जबकि डेवलपमेंट यूएसए में 60 किलोमीटर चलती है। ये सब बातें गवर्नमेंट नोज वेरी वेल, तो इसमें उन्होंने कम करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे। बट द ओनली रिक्वेस्ट मेरी हमारी ओर से है कि जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो बहुत बढ़िया है, बट उसके एडवांटेजेस ये बजट में कुछ ऐसे देखने चाहिए जिसको हम देसी भाषा में बोल सकते हैं, रुपया आमना पाई में हमको दिखना चाहिए। माने कि गवर्नमेंट ने ये कुछ ऐसे स्टेप लिए कि जिससे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को बहुत जल्द से जल्द फायदा हो सके। सेकंड चीज जो एकदम इम्पोर्टेंट बात है कि वेयरहाउसिंग सेक्टर जो बहुत तीव्र गति से डेवलप हो रहा है इंडिया में, 15.5-16% की CAGR से नेक्स्ट 5 साल के लिए प्रोजेक्शन है। 1200 प्लस बिलियन डॉलर्स का अभी जो है, जो 2800 प्लस बिलियन रुपीस का होना चाहिए, होने जा रहा है 2027 तक। ये इसमें इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। दो चीज में मैं ध्यान करूंगा, एक तो स्टील which occupies about 40-50% of our warehouse construction cost, ए ग्रेड के वेयरहाउस में। तो स्टील का जो 2 साल में दाम बढ़ गया है, जैसे बहुत सा बढ़ गया है, यानी इट कुड बी इंटरनेशनल मार्केट की वजह से या इवन अपना ड्यूटी की वजह से, इसमें गवर्नमेंट को राहत देनी चाहिए, तो कि वेयरहाउस को बढ़ावा मिलेगा। वेयरहाउस के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बहुत जरूरी है। जैसे भिवंडी आप देख सकते हैं, भिवंडी वन ऑफ द बिगेस्ट हब्स इन द कंट्री, आपको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड, जो वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री मैक्सिमम पावर कंजम्पशन कर चाहिए। पॉल्यूशन में भी हमारा रोल काफी बड़ा है अनफॉर्चुनेटली, तो इसको कम करने के लिए भी गवर्नमेंट जैसे सोलर पैनल्स, यानी वेयरहाउस इतना बड़ा दायरे में फैला हुआ होता है, तो उसमें सोलर पैनल आसानी से लग सकती है। तो सोलर पैनल के दाम जो यदि इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए या कुछ और रियायतें और कुछ भी बेनिफिट दिया जाए, सो स्ट्रेट वे पीपल विल बी मोटिवेटेड टू गो फॉर मोर एंड मोर सोलर पावर जनरेशन, और वो स्टेट एनवायरमेंट को भी फायदा होगा, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, सभी को फायदा होगा। तो ये एक गवर्नमेंट इज क्वाइट वेरी प्रोएक्टिव, हमें कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट कहने को तुम इस चीज पे ध्यान देंगे तो इट बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। सीएनजी की उपलब्धि, इलेक्ट्रिक ट्रक जितनी जल्दी से जल्दी आ सके, तो उसके अगेन एनवायरमेंट में भी बहुत फायदा होगा। तो आई थिंक दिस आर द ब्रॉड थिंग के जो दिखता है, जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है। तो एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का जो फायदा है वो हमें इमीडिएटली मिले, तो उससे एवरीबॉडी विल बी हाईली मोटिवेटेड। सर, पॉइंट्स है, एक तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी तो इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है ही, साथ ही आपने सही कहा, ये जो वेयर हाउसिंग जोन है जहां पर वेयर हाउसिंग ज़्यादा है, उन इलाकों में रोड की स्थिति बहुत ख़राब होती है, क्योंकि हेवी व्हीकल्स की आवाजाही इतनी ज़्यादा होती है कि रोड काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, ट्रैफिक के कंजेशन का सामना करना होता है। तो ऐसे में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए, उस स्थिति को सुधारा जाए। और साथ ही आपने अच्छी बात कही कि अगर वेयर हाउसिंग एक बड़े एरिया में है तो वहाँ पर आपके पास मौका होता है कि सोलर पैनल का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करें, ग्रीन एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सर, अब बात करते हैं वेयर हाउसिंग के दायरा को कैसे बढ़ाया जाता है, क्या इसके लिए प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए या किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट लाया जाए, क्योंकि एग्री सेक्टर की ही अगर बात करें तो काफ़ी एक बड़ा गैप है, छोटे छोटे इलाकों में वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, तो इस गैप को कैसे भरा जा सकता है?
तो यही दो चीजें जो मैंने बताई साहब, एक तो पीपीपी इज ऑलवेज वेलकम प्रोवाइडेड इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज हमें आई मीन वेयर हाउसिंग वालों के लिए। तो काफी स्कोप है वेयर हाउसिंग का और जरूरी भी है। यानी उसके बिना आप तो सबको पता है कि कितना अनाज अपना डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और अभी यानी जैसे ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का दायरा और बढ़ेगा तो और भी बढ़ेंगे। तो पीपीपी से पूरी जल्दी स्पीड गति लेगी अपना ये वेयर हाउसिंग सेक्टर। जो दूसरी दो बातें ऑलरेडी जो मैंने अभी रिपीट कर रहा हूँ साहब के, खास करके जैसे कोल्ड स्टोरेज, उसमें इतना पावर कंजम्पशन लगता है, तो वाई ऐसा कुछ कीजिए कि ताकि एवरीबडी इज मोटिवेटेड। अभी भी जैसे हम अपनी बात करें तो हमने हमारे सब नए वेयर हाउसेज ऑल सोलर पैनल, जीरो पावर कंजम्पशन जिसको बोल सकते हैं जीरो। बट कहने का मतलब ये सभी के लिए ये ऐसा मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो सोलर का प्राइस कम किया जाए, इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, स्टील पे भी कोई रियायतें दी जाए। स्पेसिफिक चलो आप नेशनल लेवल पे करें या ना करें, पर वेयर हाउसिंग के लिए जो स्टील लगता है उसमें कुछ आपने बेनिफिट दे दिया। तो ये तीनों चीज एक मिलके वेयर हाउसिंग जितना बढ़ेगा, पूरा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, देश को बहुत फायदा हो जाएगा। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेरी श्योर कि गवर्नमेंट इज नोज अबाउट इट। उनके जो भी उनकी थॉट प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये सब चीजें वैसे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की है, बट इसके फायदे हमें सबको पता है। आप पूरे इसके ऊपर कितने बहस हो चुके हैं कि दिस इज गेम चेंजर। बट गेम चेंजर कभी होगा कि जब उसका रुपया एक डायरेक्ट बेनिफिट टू यूजर्स दिखना चालू होगा। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमें पता चले। जैसे ये बजट हुआ तो नेक्स्ट फाइनेंशियल में इसकी वजह से हमें या देश को 1% हमारा कम हो चुका। तो आई मीन दैट विल बी रियली मोटिवेटिंग फैक्टर। तो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है विच विल बी वेरी वेल टेकन इनटू आई मीन, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा सबका। शुक्रिया महेंद्र शाह जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की क्या है उम्मीदें और क्या कुछ किया जा सकता है ताकि इंडस्ट्री में बदलाव हो और इसका फायदा ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वायदा बाजार की बात कर रहे थे और दर्शकों से के सवाल लेने की लगातार कोशिश हो रही है। सार्थक अग्रवाल है इंदौर से अगले दर्शक हमारे साथ। कॉटन केक में जानना चाह रहे थे कि कॉटन केक में आगे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है केडिया जी, कॉटन केक में क्या करना चाहिए यहाँ पर इन स्तरों पर? कॉटन केक में हमने देखा था कि जनवरी में एक अराइवल्स को लेके कुछ कंसर्न थे, जिसकी वजह से प्राइसेस में तेजी आई और 3200 तक के भी लेवल हमने जनवरी वायदा वो टाइम पे देख चुके थे। तभी हमने कहा था कि मार्केट में जो कल की पोजीशनिंग है पिछले सालों के मुकाबले बेटर रहेगी और प्राइसेस में गिरावट आएगी। तो रिसेंटली हमने देखा प्राइसेस ने 2810-20 तक का लो बना चुका है। थोड़ा एक बाउंस करने की कोशिश जरूर करेगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस 2820 के नीचे वीकली क्लोज करने पे 2720 2740 तक का लोन दिखा देगा। तो ओवरऑल सैलम जंप की रणनीति बना के चलिए। 3000 के ऊपर प्राइसेस जाएंगे नहीं, नीचे में 2720-30 तक के भी लेवल देखने मिल जाएंगे। जमील भाटी हैं राजस्थान से। क्रूड और एनजी किन स्तरों पे खरीदे या बेचे? क्रूड पे तो आपने बता दिया विजय जी की बेचने की सलाह है आपकी। नेचुरल गैस किन स्तरों पे खरीदे या बेचे आज? देखिए, नेचुरल गैस जो है इसमें एक उल्टा बदला जिसे कहते हैं बाजार की परिभाषा में, यानी जनवरी का महीने का दाम ऊपर है और फरवरी के महीने का दाम नीचे है। इससे ये जान पड़ता है कि ये सेल ऑन रैलीज में है। ऊपरी ओर पर ओवरहेड सप्लाई, जैसा मैंने पिछले दर्शक को कहा था, जब दाम में बहुत तीव्र गति से गिरावट आती है और तेजी वाले जो हैं ऊंचे दामों में खरीद करके फंस जाते हैं, तो हर बढ़त के दौरान वहां पर बिकवाली का माहौल बनता है। अगर आपने रिस्क फ्री यानी बाजार में वायदे बाजार में ट्रेडिंग करना तो जोखिम है ही है, लेकिन अगर कम रिस्क में आप नेचुरल गैस में तेजी करना चाहते हैं तो जितना 265 से 270 के आसपास, मैं जनवरी के महीने की बात कर रहा हूं, फिलहाल तो दाम काफी ऊपर चल रहा है, 265-70 के आसपास जितना हो सके उतना खरीदें तो आपका जोखिम कम होगा, क्योंकि वहां पर एक छोटी अवधि के लिए एक स्विंग पिवट बना है तेजी का। उसके नीचे जाने की संभावना छोटी अवधि में काफी कम है। और बढ़त के दौरान, जैसा कि केडिया जी ने भी कहा, 325 के आसपास जैसे जैसे दाम जाएगा वैसे बिकवाली का माहौल और दबाव बढ़ते रहेगा। तो दायरा बंद है ये फिलहाल 265 और 320 के बीच में। आप अगर खेलना चाहते हैं, तेजी करने का मन बना ही लिया है, तो निचले स्तरों पर करें, मौजूदा स्तरों पे जोखिम है खरीदने में। चलिए इसी नोट पे अब इस शो को यहीं पे खत्म करेंगे। शुक्रिया
विजय जी आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप